स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं आईएनएच सेहत। सेहत आज विशेष है, स्पेशल है। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त हम हैं लाइफ 360 फिजियोथेरेपी सेंटर में। जी हाँ, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में है और आज हम वहीं पर मौजूद हैं। और फिजियोथेरेपी, अब आप ये कहेंगे कि फिजियोथेरेपी हम सबको पता है क्या है, मेडिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है भाई? आजकल इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है, क्योंकि एक तो हम ठीक से खाते नहीं हैं, हमारी लाइफ स्टाइल, इसके अलावा हम ठीक से बैठते नहीं हैं। ज़्यादातर जो काम है वो ऑफिस में सिटिंग जॉब है, बैठना है, कंप्यूटर देखना है या तो फिर मोबाइल चलाना है। और उससे क्या होता है, इससे हमारी जो पूरी बॉडी है वो गड़बड़ा जाती है, अरे जकड़न हो जाती है, उसमें जकड़न होता है, दर्द होता है, क्योंकि हम ठीक से बैठते नहीं हैं। तो पोस्चर कैसा होना चाहिए और फिजियोथेरेपी की ज़रूरत कब पड़ती है, ये सब कुछ समझने के लिए आईएनएच 24/7 के दर्शकों आज हम आपको लेकर आए हैं लाइफ 360 में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर नीतू वर्मा जी, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं लाइफ 360 फिजियोथेरेपी सेंटर की। बहुत स्वागत है डॉक्टर नीतू वर्मा। और जैसे कि हम देख ही रहे हैं, ये फिजियोथेरेपी की ज़रूरत कब पड़ती है? वैसे तो मैं बताऊँ मैम, फिजियोथेरेपिस्ट अब इतना इवॉल्व हो चुका है कि हर घर में, हर फैमिली में फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। घर घर में फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। तो आज अब जैसा आपने बोला, चाहे वो छोटे बच्चे हों जो गेम खेल रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो बूढ़े हों जो पूरे टाइम क्रिकेट और नेटफ्लिक्स फ़ोन पे देख रहे हैं, चाहे वर्किंग वुमेन, वर्किंग जो ऑफिस गोइंग है उनका काम देख लो, या हाउस वाइफ है जो बहुत झुक के काम कर रही हैं, तो सभी को स्पाइन से रिलेटेड, चाहे वो बैक पेन हो, नेक पेन हो, नेक पेन स्पेशली एपिडेमिक जैसा है। मतलब वो हर मतलब दुनिया के हर कोने में हर एज के लोगों को हो चुका है नेक पेन और बैक पेन। रिगार्डलेस क्या एज के हैं, सभी को नेक पेन की प्रॉब्लम हो रही है। तो फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत सभी जगह है। और जिस किसी को दवाइयों से बहुत आराम नहीं हो रहा है या बार बार दवाई लेने की ज़रूरत पड़ रही है और उनको दवाई नहीं लेनी है, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे ज़्यादा जो अभी पेशेंट आ रहे हैं, मतलब अभी जैसे आपने बताया कि जो सिटिंग जॉब में है उनको स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है या सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम हो रही है, और नेक पेन जो रहता है ना, नेक पेन बहुत कॉमन है। सिटिंग के कारण बैक पेन छोटे बच्चों को भी नेक पेन, बैक पेन बहुत कॉमन है। तो फिजियोथेरेपी नेक पेन में किस तरह से काम करती है? पहली बार आपको अगर नेक पेन हुआ है और आप डॉक्टर के पास जाएंगे और वो सीधे जब एमआरआई बोलते हैं, तो हम आधा तो वहीं घबरा जाते हैं कि एमआरआई कराना पड़ रहा है, और फिर एक लेबल लग जाता है सर्वाइकल है। ऐसा नहीं होता है। डीजनरेशन होने में समय लगता है, नेक पेन को बहुत क्रॉनिक होकर बढ़ के कोई डिस्क बल्ज होने में समय लगता है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि चाहे वो आपकी हड्डी का प्रॉब्लम है, नर्व्स का प्रॉब्लम है या मसल का प्रॉब्लम है, कोई अलग नहीं है, आपकी बॉडी एक है। अगर आपकी मसल टाइट है तो वो दो बोन को आपस में पास में खींचेगी, इसका मतलब वहाँ का स्पेस कम होगा, और जब दो बोन पास में आएगी तो वहाँ से निकलने वाली नर्व्स में कंप्रेशन आएगा। तो हम सीधे नर्व कंप्रेशन की बात सोच के डर जाते हैं और एमआरआई की फाइंडिंग पढ़ पढ़ के परेशान होते हैं। ऐसा नहीं है। जब आप मसल पे काम करेंगे, फिजियोथेरेपी में बेसिकली हम मसल और बोन के अलाइनमेंट में काम करते हैं। अगर दो बोन पास आ रहे हैं, घूम रहे हैं, टेढ़ा हो रहे हैं, तो हम मसल पे काम करेंगे, वो सब अपनी जगह में आ जाएगा और नर्व्स में जो कंप्रेशन आ रहा है वो हट जाएगा। तो किसी भी, आपको किसी ने बोल दिया कि नर्व्स की प्रॉब्लम है, तो भी आप मसल और बोन के अलाइनमेंट में काम करेंगे और आपको नर्व्स में कंप्लीट रिलीफ आ जाएगा। ठीक है डॉक्टर नीतू, जब हमें ये लगे कि हमें नेक पेन हो रहा है, तो हम सीधे आपके पास आएं या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे तब आपके पास आएंगे? ये अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है सोनल जी। आज से मुझे लगता है कि 10 साल पहले हमने वो फेज देखा है जिसमें हमारे पास रेफरल ही आते थे। मतलब आप ऑर्थो या न्यूरो के पास गए अपने किसी भी हड्डी नर्व्स का पेन लेके,
और जब तक वो नहीं बोलते थे कि वो बोले 3 महीना दवाई चलेगी, आपने रिपीटेड दवाई ली, आपको आराम नहीं हो रहा है, फिर आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला ठीक है फिजियोथेरेपी करा लो, सिकाई करा लो, करके देखो बेटर होता है क्या। तो एक टाइम था 10-15 साल पहले जब सिर्फ डॉक्टर के कहने पे हमारे पास पेशेंट्स आते थे। अभी जो एंड यूज़र है, कंज्यूमर है, जो पेशेंट है, वो इतने अवेयर हैं, उनको सोशल मीडिया और सारी चीज़ों के थ्रू उनको पता है कि दवाइयों के कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो वो बिल्कुल उस लूप से नहीं आते, वो डायरेक्टली हमारे पास आते हैं। और वो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ आते हैं कि उनको दवाई नहीं लेनी है, अपने किडनी और लीवर को और डैमेज नहीं करना है। अच्छे लाइफस्टाइल वाले भी पेशेंट आते हैं प्रॉब्लम लेके, उनको यही रहता है कुछ भी हो जाए हमको दवाई नहीं लेनी है। तो अब डायरेक्ट पेशेंट आने लगे हैं और कंज्यूमर्स में, पेशेंट्स में बहुत अवेयरनेस हो गई है फिजियोथेरेपी को लेके। तो मतलब हेड टू टो कहीं भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि पेन है, दर्द है जी, मसल्स का इशू है जी, तो आपको डॉक्टर नीतू वर्मा के पास आना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहूँगी सोनल जी। अभी तक सबको ये है, और हमारे काफ़ी फिजियोथेरेपिस्ट जो अपग्रेड नहीं हुए हैं वो भी यही मैसेज सोसाइटी में देते हैं कि वो मसल बोन और नर्व्स के लिगामेंट्स टेंडन्स यही केसेस देखते हैं। पर मैं बता दूं, हमने बहुत सारे नए कोर्सेज आए हैं इंडिया में, और ऑस्टियोपैथी और कायरोप्रैक्टिक हमने फिजियोथेरेपी में एड ऑन किया है। तो बात सिर्फ बोन, मसल, टेंडन, लिगामेंट की नहीं है, आपके बाहरी सॉफ्ट टिश्यूज की नहीं है। अगर टेक्निकली मैं आपको लेमन टर्म में समझाऊं तो आपके जो ऑर्गन्स हैं वो भी मसल है, एक अलग टाइप के स्ट्रेटेड मसल है, और हर एक ऑर्गन में पेरिस्टाल्टिक कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है, और इसी मूवमेंट के कारण कोई एंजाइम निकलता है, कोई हार्मोन रिश्ता है, उनके जो भी खाना पचाना, कोई जूसेस रिलीज करना, ये सारी जो एक्टिविटीज होती है वो इसी मूवमेंट के कारण होती है। आप मान लीजिए कि ये मूवमेंट बहुत स्लो हो गया, वो ऑर्गन स्टिफ हो गया, जैसे लीवर सिरोसिस ही है, ठीक है, तो कोई ऑर्गन स्टिफ हो गया, फाइब्रोज हो रहा है, या उसकी एक्टिविटी बहुत बढ़ गई, जैसे आपके इंटेस्टाइन की एक्टिविटी बहुत बढ़ गई और आपको डायरिया हो जाता है, बार बार IBS हो जाता है, खाना देखते ही आपको मोशन जाने का वो आता है। तो आप ये समझिए कि जहाँ पे भी मसल है वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। तो ऑस्टियोपैथी एक नया साइंस निकल के आया है जिसमें हम ऑर्गन्स को भी रीसेट करते हैं। तो बात अब सिर्फ मसल और जॉइंट्स की नहीं रह गई है। अगर जैसे अभी आपने देखा वो पेशेंट को, वो हमारे पास नेक पेन लेके आए हैं, लेकिन उनका नेक पेन ट्रिगर होता है जब उनको एसिडिटी या गैस्ट्रिक बढ़ती है। तो हम उनके स्टमक, डायफ्राम पूरी जगह काम करते हैं, और उससे उनका नेक पेन, माइग्रेन जो शूट होता है, एपिसोड्स होते हैं, वो भी बेटर हो जाता है। तो अब फिजियोथेरेपिस्ट का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत बढ़ चुका है। अब बहुत सारे ऑर्गन के इश्यूज में भी हम काम करते हैं, जैसे PCOD है, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने या बहुत ज़्यादा सिटिंग के कारण छोटी बच्चियों को भी PCOD की प्रॉब्लम है। तो वो जो गांठ बन रही है, जब उस ऑर्गन में, ओवरी में, यूट्रस में काफ़ी मूवमेंट होगा तो धीरे धीरे उस मूवमेंट के कारण जो गांठ की साइज़ है वो छोटी होती जा रही है। तो ऑस्टियोपैथी से हम बहुत सारे ऐसे भी केसेस देखते हैं जो पहले कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी नहीं देखते थे। लाइफ स्टाइल का डॉक्टर नीतू कितना आप इसमें हिस्सा मानती हैं? क्योंकि अभी आपने कहा कि आपके डाइजेशन से लेके, आपके खान पान से लेके सारी चीज़ें, तो वहाँ भी गड़बड़ हो तो आपको कुछ हो सकता है। सिर्फ कहते हैं कि व्यायाम कर रहे थे, जिम में थे, कुछ उल्टा सीधा कर लिया या बैठ गए, लगातार एक सिटिंग में बैठ रहे हैं इसलिए हो रहा है, ऐसा नहीं है, खाने पीने से भी होता है। ऑफ कोर्स, मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल जब हम बोलते हैं तो जो उसके 7-8 पिलर्स हैं लाइफस्टाइल के, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग पिलर होता है आपका खान पान। जैसे मैं आपकी चेयर भी देख रही हूँ, थोड़ी अलग लग रही है या बहुत अलग है, ये तो आप ही समझाएंगे, लेकिन कैसे पोस्चर में बैठना है, कैसे करना है कि आप इसकी समस्या से कम ग्रसित हों, कुछ शो ऑफ करेंगे हमारे? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत आज के टाइम में सबसे जो वायरल बीमारी है वही नेक पेन और बैक पेन है, और पूरे टाइम ये जो पॉस्चर इशू है जो आपके स्पाइन को इफेक्ट कर रहा है, इसी कारण कर रहा है। तो आप एक चीज़ समझिए, अगर आप 6 से 8 घंटा पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, सिटिंग है,
तो आपको अपने वर्क प्लेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ठीक है पढ़ना ही तो है, बेड पे उल्टा लेट गए, सीधे बैठ के कहीं पे तकिए में आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जहाँ पे आप अपने स्पाइन को बहुत लंबे टाइम यूज़ कर रहे हैं उस जगह में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। सही प्रॉपर चेयर, एक वर्क स्टेशन डेवलप करके रखिए, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम, वो वर्क फ्रॉम होम, हम इसको एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। तो इसमें एक चीज आप इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए, स्पाइन स्ट्रेट नहीं होता। आप ध्यान से देखेंगे तो स्पाइन कर्वी रहता है। सीधे कैसे बैठना, कैसे ठीक है, तो सीधे बैठना मतलब अनसपोर्ट होके पूरे टाइम, नीतू मैम ने बोला है तो ऐसे नहीं बैठना है आपको। आप ऐसा 8 घंटे नहीं बैठ सकते हैं कि आप बिल्कुल 8 घंटे स्टेच्यू जैसा बैठे रहेंगे। बॉडी को मूवमेंट चाहिए, ठीक है, और उस कर्व को न्यूट्रल रखना है। तो हम बटक्स को बैक रेस्ट में टच करेंगे। अक्सर आप देखेंगे तो लोग आधे चेयर से बैठते हैं, है तो मतलब गाड़ी भी ऐसे ही चलाते हैं। हाँ, आधे चेयर से बैठेंगे तो या तो आप ऐसे हो जाएंगे और कर्व बढ़ जाएगा, या फिर आप ऐसे हो जाएंगे। सोफा में हम ऐसे ही बैठते हैं, आधे सोफा से बैठते हैं, लग्जरियस सोफा है लेकिन बैठेंगे। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि बैठने के टाइम हमारा बटक्स पूरा पीछे टच होना चाहिए। उसके बाद आजकल जो एर्गोनॉमिक चेयर आते हैं वो आपके स्पाइन के कर्व के अकॉर्डिंग होते हैं, उसमें आप पूरा टिकेंगे। आप चेयर महंगे ले लिए फिर भी टेढ़ा बैठेंगे तो उस महंगे चेयर का भी कोई यूज नहीं है। आपको उस कर्व का रेस्पेक्ट करते हुए पूरा अपना शोल्डर तक उसको सपोर्ट लेना है, और चेयर को पूरा आप टेबल के अंदर तक लेके जाएंगे। आपके टेबल की हाइट आइडली जो होनी चाहिए वो आपकी जो नेवल है, नाभि है, उससे थोड़ा ऊपर आना चाहिए। फिर आप पढ़ाई कर रहे हो या कंप्यूटर पे काम कर रहे हो या फोन देख रहे हो तो आपका आर्म जो है सपोर्टेड रहे, ठीक है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं रहे, स्पाइन पूरा टिका हुआ है, और हैंड रेस्ट इतना नीचे नहीं हो कि आप एक साइड ऐसे झुक के काम कर लें। आपका दोनों आर्म रेस्ट या ये जो टेबल है इस पे आर्म आप रेस्ट करेंगे, और जो भी आप कर रहे हैं, लिखना या टाइपिंग, आपका जो वर्क स्टेशन है वो आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप बहुत दूर ऐसे आपके हाथ शोल्डर्स राउंड होके ऐसे ना आए और आप ऐसे ना देखें, ठीक है। तो ये आपके बहुत क्लोज होना चाहिए, सपोर्टेड होना चाहिए, और आप इस पे वर्क करेंगे। और स्क्रीन ऐसा नहीं कि आपने नॉर्मल हो सकती है, चेयर कोई भी नॉर्मल हो सकती है। चेयर नॉर्मल ले सकते हैं अगर आप बार बार उठ रहे हैं। अगर एक ही पोजीशन में 6-8 घंटे बैठ रहे हैं तो चेयर लेते समय इस कर्व को आप समझ लीजिए, इसी कर्व के अकॉर्डिंग आपका चेयर होना चाहिए। चाहे आपका ऑफिस आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहा हो, कंफर्टेबल नहीं चेयर, इसलिए मैंने बोला अपने स्पाइन में कुछ बोलना होता है क्या, मतलब लेने जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, हमारे जो दर्शक चाहें। देखिए, मार्केटिंग के नाम से तो मेरे पास ऐसे भी पेशेंट हैं जिन्होंने, मैंने बोला दूसरे दिन जाके 1.5 लाख की चेयर ले लिए। आप 1.5 लाख की चेयर में टेढ़ा मेढ़ा बैठेंगे तो मैं वो नहीं बोल सकती कि आप ये पर्टिकुलर कोई होती है, एर्गोनॉमिक चेयर होता है, एक बेसिक एर्गोनॉमिक चेयर, हाँ एर्गोनॉमिक चेयर होता है। आप बेसिक बस ध्यान रखिए कोई आपको मार्केटिंग कुछ बोल के ऐसा गलत चीज ना बेचे। ध्यान जो रखने वाली बात है, आपके चेयर में ये कर्व इतना रहना चाहिए, वो बहुत ज्यादा कर्व नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रेट नहीं, ये जो कर्व मेंटेन हो ऐसा आप चेयर लेंगे जो नेक तक सपोर्टेड रहे। तो जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और फिजियोथेरेपी सेंटर में यदि आपको नहीं घुमाया दर्शकों, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि असल में लाइफ 360 जो है वो कैसे बाकी सेंटर से अलग है। तो इसे समझने के लिए हम यहाँ आए हैं, और एक ऐसी एडवांस मशीन इस वक्त सामने है जो आप भी देख सकते हैं। ये क्या है, ये किस काम आती है, इसका कब उपयोग होता है, सब कुछ समझते हैं। डॉक्टर नीतू वर्मा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नीतू जी, ये क्या है और इसका इस्तेमाल या कहें उपयोग कब होता है? जी, सो बाय नेम ये है फुट बैलेंस मशीन। ये असेसमेंट और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टूल है। पेशेंट अगर हील पेन लेके आ रहा है, फुट का पेन लेके आ रहा है, एंकल, नी, बैक पेन लेके आ रहा है, और हमको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम उनके बॉडी के फाउंडेशन में, मतलब फुट से है, तो हम उनको फुट बैलेंस मशीन में लेते हैं, और उनका बॉडी वेट फुट में किस तरफ ज़्यादा आ रहा है, राइट या लेफ्ट में,
राइट में भी अगर आ रहा है तो फ्रंट या बैक में आ रहा है, या बॉडी का जो वेट है गलत, मिला के असेसमेंट ये करेंगे असेसमेंट कहाँ दिक्कत है, कहाँ पे बॉडी वेट ज्यादा आ रहा है और कहाँ बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये जो इम्बैलेंस है उसको हम आइडेंटिफाई बैलेंस होना जी चाहिए। हमेशा। अक्सर जब आप कभी सो के उठते होंगे तो आपको सुबह सुबह ऐसा लगता है कि आपके एंकल में दर्द हो रहा है या पैरों में दर्द है, आपसे बिल्कुल चलते नहीं बन रहा है। तो यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको है तो आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जैसे नीतू वर्मा ने बताया कि वो बैलेंस पहले देखेंगी, चेक करेंगी कि कहाँ दिक्कत है और उसके बाद उसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन मुझे लगता है डॉक्टर आपके हाथ में है जी। ये क्या है? तो एक बार जब हम बैलेंस चेक कर लेते हैं कि किस तरफ बॉडी वेट ज़्यादा आ रहा है, किस तरफ नहीं आ रहा है, तो जिस तरफ नहीं आ रहा है उस तरफ बॉडी वेट लाने के लिए फिर हम इंसोल बनाते हैं। ये इंसोल है, इसमें कस्टमाइज इंसोल हम इसको बोलते हैं, मतलब ये इंसोल आपके शूज़ के अंदर फिट हो जाएगा और इसको हम कस्टमाइज करते हैं। इसके नीचे एक टूल दिया गया है जिसमें ये गर्म होता है। उसके बाद आपके फुट में जो फाइंडिंग है, मतलब आपका राइट फुट नॉर्मल है और लेफ्ट में फाइंडिंग है, तो ये रेडीमेड आप शॉप से जाके इंसोल नहीं ले सकते, क्योंकि राइट लेफ्ट एक जैसा बना हुआ आएगा। यहाँ पे हम टेलर मेड इंसोल बनाते हैं, जिसमें अगर लेफ्ट में फाइंडिंग है तो लेफ्ट को आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, जो मिसिंग लिंक है उसके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करते हैं। और ये इंसोल स्पोर्ट्स पर्सन, नॉर्मल जो एक्टिविटी के हैं, वॉकिंग वाले, जिनको भी जिस प्रॉब्लम से पेन आ रहा है उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। आपके साइज के अकॉर्डिंग हम इंसोल निकालते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए ओवन में छोड़ देते हैं। ठीक है। फिर जब ये गर्म होकर निकलता है तो आपके जो आर्चेज हैं, हम आर्चेज को मेजर करते हुए गर्म जब ये मोल्ड होता है उसी टाइम इसको शेप लिया जाता है। जब ये शेप ले लेता है उसको ठंडा करते हैं और आपको चला के दिखाते हैं और तभी हम इसमें वापस असेसमेंट करते हैं। इसमें तो हम इंसोल पहन के असेसमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सीधे फुट को लिया जाता है। फिर हम बॉडी बैलेंस देखते हैं। तो ये कैसे होता है, मतलब कैसे आप इसको? जब इंसोल बन जाता है उसके बाद इंसोल पहना के, मतलब शूज के साथ इंसोल में हम उनको वापस चेक करते हैं। अभी देखिए जैसे इनका आप देखेंगे तो एक शोल्डर डाउन है और एक अप है, ठीक है। जब आप बैक साइड से पूरे इस एनालिसिस को देखेंगे, एक शोल्डर डाउन एक अप आएगा। अच्छा, मतलब ये लाइन से आपको पता जी चलता है जी क्या? बिल्कुल। एक लाइन, ये शोल्डर अप है तो ये ऊपर की लाइन में रहेगा, एक शोल्डर डाउन है तो ये नीचे की लाइन में रहेगा। तो ये पूरा बॉडी हम एसेस करते हैं और यहाँ कोई गैप ज़्यादा है, गैप कम है, ये सारा चेक करते हैं और फुट बैलेंस के साथ वापस रीअसेस करते हैं और हम चेक करते हैं कि इंसोल से कितना बेटर हो रहा है, या फ्यू डेज के थेरेपी और एक्सरसाइज के बाद ये फुट बैल। तो इसका प्री एंड पोस्ट, मतलब आप जब आएंगे तब आपको एक बार इस चार्ट के सामने खड़े होकर अपने आप को देखना है कि हम बिल्कुल ये हम चारों तरफ से, मतलब ये फ्रंट से, साइड से, राइट साइड, लेफ्ट साइड और फ्रंट बैक सब जगह से पेशेंट के कैमरे में ही उनके फोन में फोटो लेते हैं एंड बिफोर एंड आफ्टर का चेंजेस हम तभी उनको बताते हैं। तो मतलब जाने से पहले भी इस चार्ट के सामने आप शो करते हो कि देखिए अभी यहाँ था, अभी ये बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी तो इतना इंस्टेंट इफेक्ट होता है कि हमने फोटो लिया, उधर ट्रीटमेंट किए और वापस फोटो लेते हैं तो करेक्शन काफ़ी कुछ हो चुका होता है। तो भाई ये जो चार्ट है ना, ये बेहद महत्वपूर्ण है जैसे मैडम बता रही हैं। और जब शुरुआत में आप आएंगे क्लिनिक तो एक बार आपको यहाँ आके देखना होगा कि कहाँ, कई बार होता है डॉक्टर नीतू कि ये भी नहीं पता होता है कि हमें तकलीफ यहाँ पर है, हम कुछ और ही बताते हैं, लेकिन डॉक्टर इसे कैसे समझ सकते हैं? यदि आप लाइफ 360 आएंगे तो सब कुछ प्रॉपरली होगा और एडवांस तरीके से होगा। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। जैसे ये पेशेंट है, इनका ये एक शोल्डर डाउन है, हो सकता है ये मेरे पास नेक पेन लेके आए क्योंकि एक तरफ इनकी नेक थोड़ी सी झुक रही है क्योंकि शोल्डर झुका हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम नेक और शोल्डर की नहीं है, हो सकता है इनका बैक यहाँ से झुक रहा हो। तो हम बैक यहाँ से ओपन करेंगे और इनका बॉडी बैलेंस हो जाएगा, तो धीरे से शोल्डर और नेक का पेन चला जाएगा। अच्छा ठीक है, चूंकि हम फुट बैलेंस की बात कर रहे थे तो क्या वो भी बताएंगे कि हमें किस तरह से सीधे खड़े रहना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारा पोस्चर यदि गलत है तो वो हमारी कई समस्याओं का कारण बनता है। बॉडी को हमेशा सिमेट्रिकल यूज करना चाहिए। अगर आप राइट में ही हमेशा बॉडी वेट लेंगे तो लेफ्ट सेंस करना कम हो जाएगा, ब्रेन भी उस तरफ को अटेंशन देना कम कर देगा और राइट तरफ आपकी स्टिफनेस बढ़ती जाएगी और इम्बैलेंस आना शुरू होगा। तो बॉडी को हमेशा बैलेंस्ड यूज कीजिए। और अभी मेरे पास है फोम रोलर। यदि मैं अपने सहयोगी कैमरामैन रिजवान से कहूँ कि रिजवान ये कंपन कर रहा है अच्छे खासा, और ये देखिए ये किस काम आता है, ये हम डॉक्टर नीतू वर्मा से जानते हैं कि असल में इसका काम क्या है। बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है। डॉक्टर नीतू क्या है ये? सो ये फोम रोलर है।
ये समझिए बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है आपके होल स्पाइन के लिए। इसको हम जीनी भी बोलेंगे। अगर आपको वेलनेस के लिए चाहिए, आपको बार बार किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाना और आपको बहुत बैठे रहने या बहुत फ़ोन देखने का काम है या बहुत झुक के काम करते हैं और आपकी स्पाइन अगर बेंड हो रही है, तो ये फोम रोलर से आप रोज़ एक्सरसाइज करके 5 मिनट स्पेयर करके आप अपने स्पाइन को हमेशा फ्री रख सकते हैं। मतलब आप तो ये कह रही हैं कि सभी लोग ले लीजिए, क्योंकि यही लाइफ स्टाइल है। हम यही प्रमोट करते हैं कि हमारे पास एक बार आ गए, बार बार आने की जरूरत नहीं है। घर पे ये रखिए और अपना एक्सरसाइज अपना वेलनेस अपने हाथ में रखिए। नीतू, लेकिन करते कैसे है? मतलब जी, ये बिल्कुल। हाथ में होना, लेकिन इसका सही उपयोग कैसे है? सपोज आप यहाँ से गोल हो रहे हैं, आप बहुत झुक के काम करते हैं और धीरे धीरे आपका पोस्चर ऐसा हो गया है, तो हमको इस स्पाइन को मिडिल से ओपन करना है। इसके लिए हम इसको मिडिल में रखेंगे और नेक को दोनों हाथ से सपोर्ट करेंगे। फिर कमर को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और इसको रोल करेंगे। ये 2 मिनट 5 मिनट करने के बाद पेशेंट को लगता है कि अब उसको किसी फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है, उनका स्पाइन बेटर हो गया। नहीं, लेकिन इसमें रिस्क कितना है? कुछ भी हुआ तो? कुछ इसमें कुछ भी रिस्क नहीं है, आपका एक्टिव एक्सरसाइज है, आपकी कंट्रोल में है। कुछ थोड़ा मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो जब हमने ये नेक पेन लेके आए हैं, अब हम देखेंगे दोनों पैर में इनके फ्लैट फुट है कंप्लीट, लेकिन स्वेलिंग पूरे यहाँ पे इनके काफी स्वेलिंग है लेफ्ट साइड। राइट में इतनी कोई स्वेलिंग नहीं है। तो हम इनको मान सकते हैं, इनको बार बार जो नेक पेन आ रहा है वो इनके फ्लैट फुट के कारण लेफ्ट में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। अब आप ध्यान से देखेंगे, अब आप ध्यान से देखेंगे तो आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो लेफ्ट साइड इनका बटक्स का जो बल्क है वो कम है और इस तरफ उठा हुआ है, ये प्रोमिनेंट है। मेरा हाथ भी आप देखेंगे, मैंने दोनों एक जैसा रखा, ये उठा हुआ है और ये फ्लैट है। ये पूरे लेफ्ट साइड इन्वॉल्व हो गया। अब दूसरी तरफ आप ऊपर आएंगे तो देखेंगे लेफ्ट साइड का हाथ नीचे है, राइट साइड का ऊपर है। मतलब इस तरफ मसल्स जो हैं वीक होके काफी एट्रोफी है और ये उठा हुआ है, ये प्रोमिनेंट है। ये हाथ आपको उठा हुआ लगेगा। तो इनकी ये जो पूरी मतलब चेन इन्वॉल्व हुई है, शुरू हुई है इस तरफ से पूरे लेफ्ट को ये और इनका बोलना है कि हर साल इनको जो बॉदरेशन होता है वो लेफ्ट साइड का नेक ही होता है। हर साल से मतलब ये कि क्या इसका संबंध मौसम से भी है क्या? हाँ, हम भी जब भी पेशेंट फिजियोथेरेपी के लिए आता है तो हमारा काम है दवाइयों से बचाना, पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट से बचाना, लेकिन हम न्यूट्रिशन का भी इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं। हर पेशेंट से पहली बार में ही हम पूछते हैं विटामिन डी और विटामिन B12। इनका भी हमने पूछा विटामिन डी एंड B12 और इनका ये पता चला कि अपना होल बॉडी चेकअप के लिए हैदराबाद गए थे, क्योंकि अब ये 35 के ऊपर हैं तो एज को कंसिडर करते हुए, तो वहाँ पे भी इनका पूरा बॉडी टेस्ट में सारे टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल था, सिर्फ विटामिन डी एंड विटामिन B12 बहुत कम था। फिजियोथेरेपी में इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि विटामिन डी आपके बोन और मसल्स का खाना है और विटामिन B12 आपकी नसों का खाना है। फॉरेन में देखा होगा जहाँ धूप बहुत कम रहती है वहाँ पे सन बाथ लिया जाता है। वो लोग बीच पे कम से कम कपड़ों में बीच पे पूरा अपना बैक को बेयर करके सन बाथ लेते हैं। तो जब आपने कुकर में खाना रखा लेकिन गैस ऑन नहीं करेंगे तो क्या खाना बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो वैसे ही है, धूप आ रही है लेकिन आपका अगर कुकर खाली है तो भी खाना नहीं बनेगा। तो आपने गैस ऑन किया, मतलब धूप आई, लेकिन अगर वो धूप में आपने सन ब्लॉक क्रीम लगाया या कपड़े से कवर किया है, आपके जो फैट सेल हैं, मतलब अराउंड थाई, मेल हो या फीमेल हो, अराउंड थाई और लोअर एब्डोमेन में जो फैट होता है उस पर जब धूप पड़ती है तो आपका फैट टूट के विटामिन डी बनता है। अच्छा, तो फैट भी अच्छा है? फैट चाहिए, फैट चाहिए, बॉडी को फैट चाहिए और फैट ही विटामिन डी बनाता है। लेकिन इंडिया में कल्चरली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अपना लोअर एब्डोमेन एक्सपोज करके धूप में लेटें। उसलिए हम पेशेंट को बोलते हैं कितना भी आप धूप में वॉक कर रहे हो प्लीज विटामिन डी ले लीजिए। तो विटामिन डी ले लीजिए, और जैसे मैडम ने कहा कि अधूरा ज्ञान खतरनाक है, तो ऐसा मत कीजिए। कोई ऐसी एक्सरसाइज जो आप कहेंगी मत कीजिए, ज़्यादा दिक्कत आ रही है आज के समय में, हर कोई अपनी बॉडी बनाना चाहता है, ज़ीरो फिगर चाहता है, इन सब के बीच
आप कोई ऐसी बात कही, ये मेरा कार्यक्रम का टिप ऑफ द प्रोग्राम होगा मैडम। ओके सो अपनी बॉडी को समझते हुए जो एक्सरसाइज करना है कीजिए, हम तो बोलते हैं जो करना है कीजिए, जो होगा हम देख लेंगे। सो मेरा मैसेज आपको ये है कि एक्सरसाइज कभी बुरा नहीं है, अपनी कैपेसिटी समझते हुए कीजिए, बल्कि आप एक्सरसाइज समझ के सिर्फ मॉर्निंग ही मुझे 20 रिपीटेशन करना है, 2 सेट्स करने हैं, ऐसा नहीं। आपको हमेशा वेल बीइंग रहना है, अच्छे से रहना है, हेल्दी रहना है, किसी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास नहीं जाना है, तो हर एक जॉइंट्स में दिन भर मूवमेंट करते रहिए, आपको कभी दवाइयों की और किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए भाई, बस यही कहेंगे कि जो भी करना है एक लिमिट के साथ करना है, चाहे वो एक्सरसाइज ही क्यों ना हो या जो भी हो, जितना आपका बॉडी जो है वो आपको अलाउ कर रहा है, ये डॉक्टर नीतू वर्मा कह रही हैं। और साथ ही साथ खान पान, लाइफ स्टाइल बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आज हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताई हैं। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, फिर बैठेंगे आपके साथ और कुछ एक नए विषय के साथ और फिर आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद और बहुत सारा शुक्रिया डॉक्टर नीतू वर्मा कि आपने हमारे लिए समय निकाला। और इसी के साथ आयनिक सेहत में आज फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।